हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल ISR में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य, जो कि आपके UPPCS RO एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये करंट अफेयर्स किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये राष्ट्रीय परिदृश्य से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चाहे वनडे एग्ज़ाम हो या कोई भी परीक्षा हो, इसके अलावा इस पुस्तिका के अलावा कहीं से भी प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य, करंट नोट्स, देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर नज़र। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? मिजोरम, गोवा और लद्दाख में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। मिजोरम, गोवा और लद्दाख में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने वर्ष 2030 तक। भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने वर्ष 2030 तक 100% वयस्क साक्षरता प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसी संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए वर्ष 2022 में उल्लास यानी अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP की शुरुआत हुई। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्रामिंग NILP की शुरुआत हुई, जो 15 वर्ष से अधिक आयु के करोड़ों नागरिकों को बुनियादी पढ़ना, लिखना और अंकगणित सिखाने के लिए समर्पित है। जो 15 वर्ष से अधिक आयु के करोड़ों नागरिकों को बुनियादी पढ़ना, लिखना और अंकगणित सिखाने के लिए समर्पित है। स्मरणीय तथ्य क्या है इसमें? उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। कार्यक्रम के अंतर्गत मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और लद्दाख ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कर अपने अपने क्षेत्र को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया है। उल्लास क्या है? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और लद्दाख ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कर अपने अपने क्षेत्र को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया है। सरकार ने साक्षरता की परिभाषा को केवल पढ़ना लिखना तक सीमित न रखकर जीवन कौशल और संख्या ज्ञान तक विस्तृत किया है। सरकार ने साक्षरता की परिभाषा को केवल पढ़ना लिखना तक सीमित न रखकर जीवन कौशल और संख्या ज्ञान तक विस्तृत किया है, जिसे कार्यात्मक साक्षरता की संज्ञा दी गई है। यदि किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर 95% से अधिक है तो उससे पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जा सकता है। यदि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर 95% से अधिक है तो उसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जा सकता है। कार्यक्रम के 5 घटक हैं। आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान। कार्यक्रम के 5 घटक हैं। आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान, मौलिक जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल तथा निरंतर शिक्षा। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के आधिकारिक मानदंडों के तहत मिजोरम आधुनिक भारत का पहला राज्य है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के आधिकारिक मानदंडों के तहत मिजोरम आधुनिक भारत का पहला राज्य है। घोषणा 20 मई 2025, जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर्जा हासिल किया। नेक्स्ट पॉइंट है 30 मई 2025 को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम यानी न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्रामिंग के
अंतर्गत गोवा दूसरा राज्य को आधिकारिक रूप से पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया। 30 मई 2025 को उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत गोवा दूसरा राज्य को आधिकारिक रूप से पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया। लद्दाख है, नेक्स्ट पॉइंट में लद्दाख है, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, ने तो इन दोनों में से भी पहले यह मुकाम हासिल कर लिया था। लद्दाख ने, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, ने तो इन दोनों से पहले यह मुकाम हासिल कर लिया था। इसने 24 जून 2024 को भारत की पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई यूटी बनने का गौरव प्राप्त किया। इसने 24 जून 2025 को भारत की पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई यूटी बनने का गौरव प्राप्त किया। केरल को ऐतिहासिक रूप से पहला 100% साक्षर राज्य कहा जाता है। केरल को ऐतिहासिक रूप से पहला 100% साक्षर राज्य कहा जाता है। 1990 के दशक के संपूर्ण साक्षरता अभियान के बाद केरल को ऐतिहासिक रूप से पहला 100% साक्षर राज्य कहा जाता है। 1990 के दशक के संपूर्ण साक्षरता अभियान के बाद लेकिन उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के आधिकारिक मानदंडों के तहत मिजोरम आधुनिक भारत का पहला राज्य है। मिजोरम आधुनिक भारत का पहला राज्य है जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर्जा हासिल किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जून 2025 में त्रिपुरा पूर्ण कार्यात्मक राज्य बना। जून 2025 में त्रिपुरा तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बना। जून 2025 में त्रिपुरा तीसरा पूर्ण कार्यात्मक राज्य बना है। इसके बाद में है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है संविधान हत्या दिवस। संविधान हत्या दिवस भारत के संविधान के भाग 18वें में आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया। भारत के संविधान के भाग 18वें में आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ये प्रावधान अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक वर्णित है। ये प्रावधान अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक वर्णित हैं। भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को खतरा होने की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को खतरा होने की स्थिति में भारत हो या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को खतरे की होने की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक 3 बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 के बाद से अब तक 3 बार, कितने बार? 3 बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। सर्वप्रथम भारत चीन युद्ध के दौरान, सबसे पहले भारत चीन युद्ध के दौरान 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक, 26 जनवरी 1962 से 10 जनवरी 1968 तक देश में आपातकाल घोषित किया गया था। दूसरी बार भारत पाकिस्तान युद्ध के मद्देनज़र 3 दिसंबर 1971 को देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। 3 दिसंबर 1971 को देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। इस उद्घोषणा के लागू रहने के दौरान ही देश में आपातकाल की एक नई उद्घोषणा 25 जून 1975 को कर दी गई थी। इस उद्घोषणा के लागू रहने के दौरान, मतलब ये एक उद्घोषणा चालू ही थी, उसी के दौरान आपातकाल की एक नई उद्घोषणा 25 जून 1975 को कर दी गई थी। देश में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर यह आपातकाल लागू किया गया था। देश में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर यह आपातकाल लागू किया गया था। उपयुक्त दोनों आपातकाल मार्च 1977 में समाप्त घोषित कर दिए गए थे। उपर्युक्त दोनों आपातकाल मार्च 1977 में समाप्त घोषित कर दिए गए थे।
स्मरणीय तथ्य लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 1925 को संविधान हत्या दिवस पर लोकतंत्र के रक्षकों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2025 को संविधान हत्या दिवस पर लोकतंत्र के रक्षकों को श्रद्धांजलि दी। ध्यातव्य है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 11 जुलाई 2024 को एक अधिसूचना द्वारा इस दिवस को मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। ध्यातव्य है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 11 जुलाई 2024 को एक अधिसूचना द्वारा इस दिवस को मनाए जाने का निर्णय लिया गया था, जिसे 12 जुलाई 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। जिसे 12 जुलाई 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। ठीक है साथियों, जारी अधिसूचना के अनुसार 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा के पश्चात तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया। जारी अधिसूचना के अनुसार 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा के पश्चात तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों पर ज्यादतियां और अत्याचार किए गए। इस दिवस के माध्यम से भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह के सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए पुनः प्रतिबद्ध किया गया है। इस दिवस के माध्यम से भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह के सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए पुनः प्रतिबद्ध किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 25 जून 1975 को आपातकाल को लागू कर तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा भारत के लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंटा गया और लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 25 जून 1975 को आपातकाल को लागू कर तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा भारत के लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंटा गया और लाखों को अकारण जेल में डाल दिया गया। हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत सरकार ने 17 सितंबर को प्रतिवर्ष हैदराबाद लिबरेशन डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने 17 सितंबर को प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के 13 महीने बाद तक हैदराबाद को आज़ादी नहीं मिली थी। उल्लेखनीय है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के 13 महीने बाद तक हैदराबाद को आज़ादी नहीं मिली थी और यह निजाम के शासन के अधीन था। और यह किसके शासन के अधीन था? तो ये निजाम के शासन के अधीन था। यह क्षेत्र 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस कार्रवाई के बाद निजाम के शासन से मुक्त हो गया था। यह क्षेत्र 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस की कार्रवाई के बाद निजाम के शासन से मुक्त हो गया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपका है, देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ है? ठीक है, तो मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल एक ढांचा या सुविधा होती है जहां विभिन्न माध्यमों से जैसे सड़क, रेल, जलमार्ग, हवाई मार्ग के बीच माल या सामान को सुविधापूर्वक और कुशलता से स्थानांतरित किया जाता है। मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल एक ऐसा ढांचा या सुविधा होती है जहां विभिन्न मार्गों जैसे सड़क, रेल, जलमार्ग और हवाई मार्ग के बीच माल या सामान को सुविधापूर्वक और कुशलता से स्थानांतरित किया जाता है। स्मरणीय तथ्य क्या है? स्मरणीय तथ्य में है 17 जून 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले स्थित मारुति सुजुकी इंडिया मानेसर संयंत्र में
देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। 17 जून 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले स्थित मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानेसर संयंत्र में देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। मानेसर स्थित यह संयंत्र 10 किलोमीटर के समर्पित रेल लिंक के माध्यम से पटली रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। मानेसर स्थित यह संयंत्र 10 किलोमीटर के समर्पित रेल लिंक के माध्यम से पटली रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। यह टर्मिनल अपने पूर्ण संचालन पर सालाना लगभग 4.5 लाख वाहनों को सीधे मालगाड़ियों से लादकर भेजने की क्षमता रखता है। यह टर्मिनल अपने पूर्ण संचालन पर लगभग 4.5 लाख वाहनों को सीधे मालगाड़ियों में लादकर भेजने की क्षमता रखता है। मानेसर से रेल द्वारा वाहन देश भर में भेजने हेतु मारुति सुजुकी ने 17 रेलवे वितरण केंद्र हब चिन्हित किए हुए हैं, जिनके माध्यम से ये वाहन 380 से अधिक शहरों तक पहुंचेंगे। मानेसर से रेल द्वारा देश भर में भेजने हेतु मारुति सुजुकी ने 17 रेलवे वितरण केंद्र यानी हब चिन्हित किए हैं, जिनके माध्यम से ये वाहन 380 से अधिक शहरों तक पहुंचेंगे। यह टर्मिनल पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 2021 के तहत विकसित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह टर्मिनल पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 2021 के तहत विकसित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब का उत्कृष्ट उदाहरण है। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु रेल मंत्रालय HRIDC राज्य सरकार एवं मारुति सुजुकी के संयुक्त सहयोग से HORCL नामक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित की गई। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु रेल मंत्रालय HRIDC राज्य सरकार एवं मारुति सुजुकी के संयुक्त सहयोग से HORCL नामक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित की गई। नेक्स्ट पॉइंट है एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना। एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना AI 171 वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बन सकता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है ये। ठीक है, 12 जून 2025 को एयर इंडिया की उड़ान AI 171 बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद मेघानी नगर स्थित रियासी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मेघानी नगर स्थित रियासी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये मेघानी नगर स्थित रियासी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुई? मेघानी नगर स्थित रियासी इलाके में। लंदन गैटविक जा रही इस अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के दुर्घटनाग्रस्त होते ही तेज धमाके के साथ आग का गोला उठा और आसपास की इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। ठीक है, इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं और कोई भी आदमी इसमें बचा नहीं, केवल एक आदमी बचा था। स्मरणीय तथ्य क्या है? एयर इंडिया AI 171 B 787-8 ने अहमदाबाद से लंदन के लिए 13:38 यानी 1:38 IST पर उड़ान भरी। कुछ ही मिनटों बाद हवाई अड्डे के पास एक बिल्डिंग पर क्रैश हो गई। बोइंग 787-8 विमान में कुल 242 लोग, 230 यात्री व 12 कर्मी दल यानी 12 कर्मचारी सवार थे। विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की मृत्यु हो गई। 242 में से 241 लोगों की मृत्यु हो गई। केवल एक यात्री विश्वास कुमार रमेश, जिसका नाम था विश्वास कुमार रमेश, चमत्कारिक रूप से जीवित बचे। जीवित बचे यात्री भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं।
जीवित बचे यात्री भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, वो ब्रिटिश में रहने वाले हैं, ठीक है, लंदन में रहने वाले हैं, यानी वहीं जाके वो बस गए। भारत के रहने वाले थे लेकिन वो जाके वहीं बस गए। भारतीय मूल है उनका, ब्रिटिश नागरिक हैं। विमान हादसे के स्थान पर भी कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। विमान हादसे के स्थान पर भी, जहां विमान हादसा हुआ वहां कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, जिसके कारण कुल मरने वालों की संख्या 280 से अधिक हो गई है। ठीक है, मरने वालों की संख्या 280 से अधिक हो गई, लेकिन इसमें लगभग 280 से ज़्यादा या लगभग 300 के ऊपर ही मरे होंगे। ठीक है, इस दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, एयर इंडिया ड्रीमलाइनर के विनाश के अवशेष अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की इमारत में जा गिरे। एयर इंडिया ड्रीमलाइनर के विनाश के अवशेष अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज, ये बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की इमारत में जा गिरे। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी इमारत में जाके गिरे, ठीक है, या कौन से मेडिकल कॉलेज में गिरे, तो बीजे मेडिकल कॉलेज या के हॉस्टल में इमारत में जा गिरे। दोपहर के भोजन के दौरान छात्र और डॉक्टर परिसर में मौजूद थे। दोपहर के भोजन के दौरान छात्र और डॉक्टर परिसर में मौजूद थे। एयर इंडिया द्वारा जारी सूचना अनुसार यात्रियों में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली तथा 1 कनाडाई नागरिक थे। एयर इंडिया द्वारा जारी सूचना अनुसार यात्रियों में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली तथा 1 कनाडाई नागरिक थे। भारत के नागर विमानन महानिदेशालय DGCA एवं विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो AAIB ने हादसे की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। भारत के नागर विमानन महानिदेशालय DGCA एवं विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो AAIB ने हादसे की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई। ठीक है, जांच शुरू करने से क्या फ़ायदा, जब कोई बचा ही नहीं उसमें। ठीक है, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एक नवीनतम चौड़ी बॉडी वाला 2 इंजन वाला दीर्घ मार्ग विमान है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एक नवीनतम चौड़ी बॉडी वाला 2 इंजन वाला दीर्घ मार्ग विमान है, जिसे पहली बार वर्ष 2011 में वाणिज्यिक सेवा में सम्मिलित किया गया। जिसे पहली बार वर्ष 2011 में वाणिज्यिक सेवा में सम्मिलित किया गया। सुरक्षा रिकॉर्ड की बात करें तो अपनी शुरुआत से अब तक 787 ड्रीमलाइनर मॉडल का यह पहला अवसर है जब किसी विमान को एक बड़ी घातक दुर्घटना का सामना करना पड़ा। सुरक्षा रिकॉर्ड की बात करें तो अपनी शुरुआत से अब तक 787 ड्रीमलाइनर मॉडल का यह पहला अवसर है जब किसी विमान को एक बड़ी घातक दुर्घटना का सामना करना पड़ा। एयर इंडिया दुर्घटना पीड़ितों के परिवारों को 25 लाख रुपए का अंतरिम भुगतान करेगी। एयर इंडिया दुर्घटना पीड़ितों के परिवारों को 25 लाख रुपए का अंतरिम भुगतान करेगी। यह राशि मूल कंपनी टाटा सन्स द्वारा पहले ही घोषित 1 करोड़ रुपए मुआवजे के अतिरिक्त है। यह राशि मूल कंपनी टाटा सन्स द्वारा पहले ही घोषित 1 करोड़ रुपए मुआवजे के अतिरिक्त है। भारत की अन्य भीषण हवाई त्रासदियाँ 1996 में चरखी दादरी मध्य आकाश टक्कर। 1996 में हुई दुर्घटना 1996 चरखी दादरी मध्य आकाश टक्कर भारत की अब तक की सबसे घातक विमान दुर्घटना, जिनमें 2 विमानों की टक्कर से कुल 349 लोगों की मृत्यु हुई थी। भारत की अब तक की सबसे घातक विमान दुर्घटना, जिसमें 2 विमानों की टक्कर से कुल 349 लोगों की मृत्यु हुई थी। 1985 में एयर इंडिया बम कांड। 1985 में एयर इंडिया बम कांड। मॉन्ट्रियल लंदन दिल्ली मुंबई उड़ान AI-182 एक आतंकवादी बम विस्फोट से अटलांटिक महासागर में विस्फोट कर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। मॉन्ट्रियल लंदन दिल्ली मुंबई उड़ान AI-182 एक आतंकवादी बम विस्फोट से
अटलांटिक महासागर में विस्फोट कर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिनमें 329 यात्रियों की जान गई। 329 यात्रियों की जान गई। 1978 में दुर्घटना हुआ, एयर इंडिया मुंबई दुर्घटना। एयर इंडिया मुंबई दुर्घटना, मुंबई से दुबई जा रही एयर इंडिया फ्लाइट 855 बोइंग 747 समुद्र में गिर गई थी। मुंबई से दुबई जा रही एयर इंडिया फ्लाइट 855 बोइंग 747 समुद्र में गिर गई, जिसमें सभी 213 लोग मारे गए। जिसमें सभी 213 लोग मारे गए। 2010 बेंगलुरु विमान दुर्घटना। बेंगलुरु विमान दुर्घटना, दुबई से बेंगलुरु आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 लैंडिंग के समय दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें 158 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। 2010 में बेंगलुरु विमान दुर्घटना, दुबई से बेंगलुरु आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 लैंडिंग के समय दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें 158 यात्रियों की मृत्यु हुई थी। फ्लाइट रिकॉर्डर। फ्लाइट रिकॉर्डर क्या है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग उपकरण होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग उपकरण होता है जिसे विमानों में लगाया जाता है, जिससे विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच में मदद मिल सके। यह एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग उपकरण होता है जिसे विमानों में लगाया जाता है, जिससे कि विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच में मदद मिल सके। आमतौर पर इसे ब्लैक बॉक्स भी कहा जाता है। आमतौर पर इसे ब्लैक बॉक्स भी कहा जाता है। यह डिवाइस दो प्रकार की होती है। पहला फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर एफडीआर जिसे बोलते हैं फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। दूसरा है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर सीवीआर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यह नारंगी रंग का होता है। कैसे होता है? यह नारंगी रंग का होता है, जिससे कि दुर्घटना के बाद इसे आसानी से खोजा जा सके। यह नारंगी रंग का होता है जिससे दुर्घटना के बाद इसे आसानी से खोजा जा सके। यह 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तक के तापमान को झेल सकता है। यह 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तक के तापमान को झेल सकता है और 3400 ग्राम तक की टक्कर सह सकता है। 3400 जी तक टक्कर सह सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने दी जातीय जनगणना की अनुमति। ठीक है, जातीय जनगणना की अनुमति दे दी केंद्र सरकार ने। जातिगत जनगणना से आशय है देश भर में विभिन्न जाति समूहों की आबादी का सर्वेक्षण करना। जातिगत जनगणना से आशय यह है कि देश भर में विभिन्न जाति समूहों की आबादी का सर्वेक्षण करना। यह एक संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी अभ्यास है। यह एक संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी अभ्यास है। स्वतंत्रता के बाद 1931 की जनगणना के बाद से जातिगत आंकड़े नियमित जनगणना में शामिल नहीं किए गए थे। अब केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना 2027 में जातियों की गणना करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिससे सामाजिक न्याय की नीतियों को नई दिशा मिल सके। स्मरणीय तथ्य है, जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है। संविधान अनुच्छेद 246 संविधान के अनुच्छेद 246 सातवीं अनुसूची सूची 69 जनगणना अधिनियम 1948 एवं नियम 1990 के तहत इसे प्रबंधित किया गया। जनगणना संघ सूची का विषय है। संविधान अनुच्छेद 246 सातवीं अनुसूची सूची 69 जनगणना अधिनियम 1948 एवं नियम 1990 के तहत इसे प्रतिबंधित किया जाता है। 16 जून 2025 को भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान किए जाने की अधिसूचना जारी की गई। 16 जून 2025 को भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष
2027 के दौरान किए जाने की सूचना जारी की गई। यह जनगणना 2 चरणों में होगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमालयी क्षेत्रों में 1 अक्टूबर 2026 से और बाकी पूरे देश में 1 मार्च 2027 से। यह जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण है जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे हिमालयी क्षेत्रों में 1 अक्टूबर 2026 से और बाकी पूरे देश में 1 मार्च 2027 से। चिनाव रेल पुल विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज। चिनाव रेल पुल विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बना है। ठीक है, जो चिनाव रेल पुल है ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। चिनाव रेलवे पुल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। चिनाव नदी पर बना एक रेलवे पुल है। चिनाव नदी पर बना एक रेलवे पुल है। यह विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर नदी तल से है। इस पुल की कुल लंबाई 1315 मीटर है। इस पुल की कुल लंबाई 1315 मीटर है। यह पुल भारतीय रेलवे के उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USRBL। यह पुल भारतीय रेलवे की उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL परियोजना का महत्वपूर्ण भाग है। यह पुल 18 रिएक्टर स्केल तक के भूकंप तथा 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं का सामना करने में सक्षम है। यह पुल 8 रिएक्टर स्केल तक के भूकंप तथा लगभग 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं का सामना करने में सक्षम है। इस ब्रिज को लगभग 120 वर्ष तक बने रहने के लिए निर्मित किया गया है। इस ब्रिज को लगभग 120 वर्ष तक बने रहने के लिए निर्मित किया गया है। यह भारतीय इंजीनियरिंग का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्मरणीय तथ्य में क्या दिया गया? 6 जून 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चिनाव रेल पुल का उद्घाटन किया गया। 6 जून 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चिनाव रेल पुल का उद्घाटन किया गया। इस पुल को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन और भारतीय संस्थानों जैसे IITs तथा भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के सहयोग से निर्मित एवं विकसित किया गया है। इस पुल को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन और भारतीय संस्थानों जैसे IITs तथा भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के सहयोग से निर्मित एवं विकसित किया गया है। इस पुल में स्ट्रक्चरल स्टील का उपयोग किया गया जिससे यह 10 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक का 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर सकता है। इस पुल में स्ट्रक्चरल स्टील का उपयोग किया गया है जिससे यह 10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर सकता है। इसकी स्ट्रक्चरल डिटेलिंग के लिए सबसे अत्याधुनिक टेक्ला सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है। इसकी स्ट्रक्चरल डिटेलिंग के लिए सबसे अत्याधुनिक टेक्ला सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया जिससे डिजाइन और निष्पादन में उच्च स्तर की सटीकता संभव हुई। इसकी स्ट्रक्चरल डिटेलिंग के लिए सबसे अत्याधुनिक टेक्ला सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, जिससे डिजाइन और निष्पादन में उच्च स्तर की सटीकता संभव हुई। चिनाव रेल पुल को 1486 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ निर्मित किया गया। कितनी लागत लगी है? 1486 करोड़ रुपए। 1486 करोड़ रुपए लगे। इस परियोजना का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है। इस परियोजना का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के सामाजिक
आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है। रियासी जिले में बक्कल और कौरी के मध्य बना यह आर्च ब्रिज कटरा से बनिहाल तक के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क बनाता है। रियासी जिले में बक्कल और कौरी के मध्य बना यह आर्च ब्रिज कटरा से बनिहाल तक के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क बनाता है। चिनाव रेल पुल एफिल टावर से लगभग 35 मीटर अधिक ऊंचा है। चिनाव रेल पुल एफिल टावर जो है उससे लगभग 35 मीटर अधिक ऊंचा है। वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा इस ब्रिज को बनाने की मंजूरी प्रदान की गई थी। वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा इस ब्रिज को बनाने की मंजूरी प्रदान की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यातव्य है कि इसी दिन प्रधानमंत्री ने भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन किया। ध्यातव्य है कि इसी दिन प्रधानमंत्री ने भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन किया। विश्व के अन्य सर्वाधिक ऊंचे रेलवे कौन कौन से हैं? दादुहे रेलवे ब्रिज जो कि दादुहे रेलवे ब्रिज चुआनजांग कहाँ है? सिचुआन चीन में है। ऊंचाई है 380 मीटर। यह आर्च ब्रिज नहीं है, एक ब्रिज है लेकिन ये आर्च ब्रिज नहीं है। दूसरा है नाचीहे रेलवे ब्रिज, ये भी चीन में है। ऊंचाई है 310 मीटर। तीसरा है जियांगजीहे रेलवे ब्रिज, ये भी चीन में है, 298 मीटर। चौथा है बेईपानजियांग रेलवे ब्रिज किंगलोंग, चीन के किंगलोंग में स्थित है। ऊंचाई है 295, यानी जितने भी ब्रिज हैं विश्व के वो सारे चीन में हैं। चीन के अलावा कहीं भी नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर इस समय वर्तमान में कौन है? तो भारत का है। उसके बाद में आ गया नेक्स्ट पॉइंट आपका घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना इकाई 1। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना इकाई 1 महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न बन सकता है कि घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में स्थापित एक प्रमुख कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल बिजली संयंत्र है। यह 1980 यानी 3x660 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना है। 3x660 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना केंद्र सरकार की उद्यम NLC इंडिया लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के UPRVUNL के संयुक्त उपक्रम द्वारा विकसित की गई है। स्मरणीय तथ्य क्या है? 30 मई 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में स्थित घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना 3x660 मेगावाट की इकाई 1 660 मेगावाट की इकाई 1 यानी 660 मेगावाट राष्ट्र को समर्पित किया है। अभी 3 और बननी है। ठीक है, केवल 1 बनी है इकाई 1। 30 मई 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में स्थित घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना 3x660 की मेगावाट की इकाई 1 केवल 660 वाली राष्ट्र को समर्पित किया है। केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने जुलाई 2016 में इस परियोजना को मंजूरी प्रदान की थी। केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने जुलाई 2016 में इस परियोजना को मंजूरी प्रदान की थी। इसे नियेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड NUPPL नामक संयुक्त उद्यम कंपनी संचालित कर रही है।
इसे नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड NUPPL नामक संयुक्त उद्यम कंपनी संचालित कर रही है, जिसे NLC इंडिया की 51% सतह तथा UPRBUNL की 49% भागीदारी है। ठीक है साथियों। उसके बाद में है दोस्तों, घाटमपुर परियोजना से उत्पन्न विद्युत के क्रय हेतु राज्य विद्युत निगमों से समझौते किए गए हैं। घाटमपुर परियोजना से उत्पन्न विद्युत के क्रय हेतु राज्य विद्युत निगमों से समझौते किए गए हैं। लगभग 75% बिजली उत्तर प्रदेश को मिलेगी और शेष 25% बिजली असम राज्य को आवंटित की गई है। लगभग 75% बिजली उत्तर प्रदेश को मिलेगी और शेष 25% बिजली असम राज्य को आवंटित की गई है। ताज़ा आधिकारिक अनुमान के अनुसार परियोजना की कुल लागत 21,780.94 करोड़ रुपए है। ताज़ा आधिकारिक अनुमान के अनुसार परियोजना की कुल लागत 21,780.94 करोड़ रुपए है। इस परियोजना की शेष 2 इकाइयों के वर्ष 2026 तक प्रारंभ होने की उम्मीद है। तो 2 इकाई और बननी है, वो 2026 तक प्रारंभ होने की उम्मीद है। 3 इकाइयों के पूर्ण संचालन पर संयंत्र प्रतिवर्ष लगभग 14 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न करेगा। तीनों इकाइयों के पूर्ण संचालन पर संयंत्र प्रतिवर्ष लगभग 14,000 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न करेगा। इस परियोजना के लिए कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु झारखंड राज्य के दुमका जिले में स्थित पचवारा साउथ कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है। इस परियोजना के लिए कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु झारखंड राज्य के दुमका जिले में स्थित पचवारा साउथ कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 2025। पॉइंट अगला है लोक माता देवी अहिल्या महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो ये हुआ 31 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 31 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में भाग लिया। यह आयोजन मालवा की प्रसिद्ध महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। यह आयोजन मालवा की प्रसिद्ध महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। स्मरणीय तथ्य क्या है? सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई को समर्पित एक स्मारक डाक टिकट तथा 300 रुपये मूल्य के विशेष स्मारक सिक्का जारी किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई को समर्पित एक स्मारक डाक टिकट तथा 300 रुपये मूल्य का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया। 300 रुपये के इस सिक्के पर अहिल्याबाई होलकर की चित्र उत्कीर्ण है। 300 रुपये के इस सिक्के पर अहिल्याबाई होलकर की चित्र उत्कीर्ण है। 300 रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का भारत के सिक्का इतिहास में पहली बार जारी हुआ। 300 रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का भारत के सिक्का इतिहास में पहली बार जारी हुआ, जिसे कोलकाता टकसाल में ढाला। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार भी प्रदान किया। यह राष्ट्रीय पुरस्कार एक महिला कलाकार को जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। यह राष्ट्रीय पुरस्कार एक महिला कलाकार को जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। यह पुरस्कार बस्तर की जनजाति महिला कलाकार डॉक्टर जयमती कश्यप को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार बस्तर की जनजाति महिला कलाकार डॉक्टर जयमती कश्यप को प्रदान किया गया। देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को
वर्तमान महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के जामखेड़ तहसील के चौंडी गांव में हुआ था। देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को वर्तमान महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के जामखेड़ तहसील के चौंडी गांव में हुआ था। शासनकाल 1767 से 1795 तक रहा। शासनकाल 1767 से 1795 तक रहा, जिसमें उन्होंने लगभग 3 दशकों तक मालवा पर न्यायपूर्ण व कुशल शासन किया। जिसमें शासनकाल 1767 से 1795 तक रहा, जिसमें उन्होंने लगभग 3 दशकों तक मालवा पर न्यायपूर्ण व कुशल शासन किया। अहिल्याबाई ने राज्य की बागडोर संभालते ही अपनी राजधानी महेश्वर नर्मदा तट पर स्थित को साहित्य, संगीत, कला एवं उद्योग के केंद्र के रूप में विकसित किया। अहिल्याबाई ने राज्य की बागडोर संभालते ही अपनी राजधानी महेश्वर नर्मदा तट पर स्थित को साहित्य, संगीत, कला एवं उद्योग के केंद्र के रूप में विकसित किया। अहिल्याबाई 18वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह जैसे निषेध जैसे विचारों की अग्रदूत थी। अहिल्याबाई 18वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह निषेध जैसे विचारों की अग्रदूत थी। उन्होंने अपने राज्य में महिला सेना इकाई बनाकर महिलाओं को सशस्त्र व प्रशासन का प्रशिक्षण दिलवाया। उन्होंने अपने राज्य में महिला सेना इकाई बनाकर महिलाओं को सशस्त्र व प्रशासन का प्रशिक्षण दिलवाया। इतिहास में उन्हें शासिका के रूप में याद किया जाता है। इतिहास में उन्हें उस शासिका के रूप में याद किया जाता है जिसने लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु बढ़ाने, महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिलाने और विधवा विवाह का समर्थन करने जैसे कदम उठाए। इतिहास में उन्हें उस शासिका के रूप में याद किया जाता है जिसने लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु बढ़ाने, महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिलाने और विधवा विवाह का समर्थन करने जैसे कदम उठाए। प्रधानमंत्री ने अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना वर्ष 2024 में प्रारंभ की, जो महिला उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना वर्ष 2024 में प्रारंभ की, जो महिला उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम उनके सम्मान में रखा गया। इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम उनके सम्मान में रखा गया। दार्शनिक महारानी की उपाधि से सम्मानित अहिल्याबाई को 13 अगस्त 1795 को निधन हो गया। दार्शनिक महारानी की उपाधि से सम्मानित अहिल्याबाई का 13 अगस्त 1795 में निधन हो गया।